हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 14th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.13, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, ये 2008 कंपार्टमेंट में आ चुका है। इसमें बोल रहा है द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट। तो बना लेते हैं, कैपेसिटर है हमारे पास, ये इसके बीच में डिस्टेंस है 4 mm, ठीक। और अब बोल रहा है अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब इसके बीच में क्या किया इन्होंने, एक स्लैब डाल दिया जिसकी थिकनेस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ k है, k की वैल्यू भी दे रखी है, और उसकी थिकनेस 3 mm है। तो ये 3 mm हो गया, और बाकी बचा हुआ कितना हुआ, 1 mm, ठीक है। तो इतना सा इन्होंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया 3 mm का। 4 mm इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बोल रहा है कि हाँ, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विद इट्स फेसेस पैरेलल टू देम, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के फेसेस हैं वो पैरेलल टू प्लेट्स है, तो ऐसे ही डाल रखा है, ठीक। अब बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू तो ये थी, ये कैपेसिटर था, इसके बीच में कुछ नहीं था, ठीक है। और ये गैप कितना था, 4 mm, 4 mm का गैप था। और एरिया हम ले लेते हैं जो कुछ ए। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से भी पहले कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसको डी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं हम, डी की वैल्यू अभी इसको डी रहने देते हैं, ठीक। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो ये डी है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक, 4 mm। अब क्या बोल रहा है वो, अब क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को हमने ऐसा एडजस्ट किया कि जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगी। मतलब इसके बाद भी हमने देखो, इसके बाद हमने पहले ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल कैपेसिटर था, उसके बाद हमने ये इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, फिर इसके बाद हमने उसके क्या किया, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को चेंज किया। तो मान लेते हैं कि अब नया डिस्टेंस डी क्या लें, D1 ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं नया डिस्टेंस जो है वो D1 है, और K तो उतना ही रहेगा ना, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक जो भरा हुआ है हमने वो तो उतनी ही थिकनेस का रहेगा, 3 mm का, तो ये तो 3 mm रहेगा। अब लेकिन ये जो डिस्टेंस है, नया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसको मान लेते हैं D1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, D1 माइनस 3, D1 माइनस 3 mm, ठीक है ना। ऐसे चलो अभी रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नया डिस्टेंस क्या है, D1 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब वो बोल रहा है कि ऐसा हमने डिस्टेंस बनाया, ऐसा डिस्टेंस रखा प्लेट्स के बीच में, जिससे कि जो नई कैपेसिटेंस होगी वो 2/3 हो जाएगी ओरिजिनल कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो अब ये पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो इसमें भी वही लॉजिक लगा लेते हैं कि ये, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर से बना है, एक ये वाला कैपेसिटर जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और दूसरा ये कैपेसिटर जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। तो फिर ये दोनों सीरीज में होंगे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक ये कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, और साथ में एक ये कैपेसिटर जिसमें हवा भरी हुई है। तो ये डाइलेक्ट्रिक वाला K और ये हवा वाला, तो अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, वही बता रहे हैं, वही बोल रहा है कि जो भी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो हम पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो ये ले लेते हैं C इक्विवेलेंट, इन दोनों का पहले इसको ले लेते हैं C1 और ये C2। C1 क्या होगा, C1 हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, के आ जाएगा साथ में, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसको अभी टी ले लेते हैं,
टी थिकनेस ऑफ द स्लैब टी ले लेते हैं तो टी हो जाएगा। और C2 क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा हमारा, ये C2 कितना था, ये D1 माइनस टी हो जाएगा ना ये वाला। अब ये ले लेते हैं, चलो D1 माइनस टी ये हो जाएगा ना। हमने T को 3 mm ले रखा है और D1 इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये हो जाएगा D1 माइनस टी। तो ये C2 जो आएगा ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तो हाउ भरी हुई, तो ये तो सीधा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा D1 माइनस टी हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को सीरीज में लगाओ, सीरीज में लगे हुए हैं ये, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, उसको ले लेते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये किसका इक्विवेलेंट है, इन दोनों का। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में लगे हो तो सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इनमें वैल्यू डाल देते हैं, 1 अपॉन C1 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1 अपॉन C1 मतलब T अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 अपॉन C2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो D1 माइनस टी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा नीचे से 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा T बाई के प्लस D1 माइनस टी, हाँ D1 माइनस टी आ गया। अब एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट T प्लस के साथ में आ जाएगा D1 माइनस टी अपॉन के, पूरा अपॉन के, और ये बंद, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ गई कैपेसिटेंस। अच्छा, ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट है तो उसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो C इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, ये इसको रेसिप्रोकल करने के बाद आएगा ना ये KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये पूरा, तो KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या था ये T प्लस K इंटू D1 माइनस टी, T प्लस K इंटू D1 माइनस टी। ठीक, तो C इक्विवेलेंट आ गया। अब वो बोल रहा है जो भी C इक्विवेलेंट आएगा वो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू होगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये वाला कैपेसिटेंस, जब कुछ नहीं भरा हुआ था उसके बीच में डिस्टेंस ये D था, 4 mm था, है ना, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस मतलब C के बराबर, ये वाला C। तो अब हम ये बोल देंगे कि जो नया कैपेसिटेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ C, और C की वैल्यू कितनी है, 2/3 ऑफ C की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी, बिल्कुल ओरिजिनल कैपेसिटेंस की कितनी थी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां रख देंगे हम A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, ये देखो ऐसे लिख देते हैं KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन T प्लस K D1 माइनस टी इक्वल टू 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक, यही बोल रहा है ना वो कि 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। व्हाट इज द, अब पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो नया डिस्टेंस मतलब ये D1 निकालना है हमको, नया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, D1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से निकल जाएगी। अब देखो ये A एप्सिलॉन नॉट तो कट ही गया, A एप्सिलॉन नॉट पूरा कट गया, तो यहां से हम K की वैल्यू हमको पता है, K कितना दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 3, और सारी वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू 4 दे रखी है, D1 हमको निकालना है, T की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक, तो यहां पे हम डाल देंगे K की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू 3 mm है, तो 3 इंटू 10 की पावर -3 प्लस K की वैल्यू 3 है इंटू D1 माइनस टी कितना हो गया, D1 माइनस टी, तो D1 की तो वैल्यू निकालनी है, T कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -3, मीटर में रख दिया, ठीक है, हमने mm में दे रखा है तो मीटर में कर देंगे, इक्वल टू 2/3, और D कितना है, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो दे रखा था 4 mm, तो 4 रख देंगे यहाँ पे हम, 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, तो अब क्या करेंगे बताओ, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 जा 36, 36 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 6d1 माइनस 18 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आ जाएगा 18 और -18 और 6 हो जाएगा -12, -12 इधर जाके आ जाएगा 48। ठीक है, तो 6d1 इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 48 इंटू 10 की पावर -3 और ये इससे कट जाएगा, 6 इससे काट देंगे तो 8 आ जाएगा। तो d1 की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, मतलब बोल सकते हो 8 mm, 8 mm भी बोल सकते हो, 8 mm। तो इनिशियली देखो डिस्टेंस कितना था, ये था 4 mm और उसके बाद आपने स्लैब डाल दिया 3 mm का और उसके बाद फिर हमने इसके डिस्टेंस को चेंज किया, d1 कर दिया और वही पूछा था उसने कि d1 कितना होना चाहिए जिससे कि ये जो नया कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पूरा ये 2/3 ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो d1 की वैल्यू आ गई हमारी 8 mm। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं तो 36 क्वेश्चन देखते हैं। ये 2007 फॉरेन में पूछा गया है, 2010 दिल्ली में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V बाय अ DC सोर्स। DC सोर्स का मतलब बैटरी। तो एक कैपेसिटर है हमारे पास, उसको हमने बैटरी से चार्ज कर दिया, मतलब कनेक्ट कर रखा है, तो अपने आप ही उस पर चार्ज आ जाएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ चार्ज आ ही जाएगा। Q मान लेते हैं और इस पर -Q, ये कैपेसिटर मान लेते हैं कुछ C है, ठीक, और ये V, ऐसा बोल रहा है। अब वो बोल रहा था कैपेसिटर इज देन डिसकनेक्टेड। अब ये यहां से हटा दिया बैटरी से, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से हटा लिया और ये ऐसे अलग से रख दिया, ठीक, सोर्स से हटा लिया। इफ द, अब आगे बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। अच्छा, डबल भी कर दिया डिस्टेंस, ये ऐसा कर दिया इसने, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड, ऐसे डबल हो गया, ठीक। ओहो, ये मान लो ये डबल कर दिया हमने, ठीक है, ऐसे डबल कर दिया डिस्टेंस। बाकी सब वैसा ही है, डिस्कनेक्ट करके हमने बैटरी से हटाया और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस था, मान लेते हैं कि पहले था d और अब कितना हो जाएगा, अब 2d हो गया। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया, इज डबल्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। स्टेट विद रीजन हाउ द फॉलोइंग विल चेंजेस। अब हमें बताना है कि क्या चीज ये चेंज कैसे होगी, क्या होगा इन चीजों में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बिटवीन द प्लेट्स। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हम निकाल चुके हैं फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा ना। अच्छा देखो, यहां से जब हम कैपेसिटर को हटा लेंगे बैटरी से, तो फिर इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो अलग हो गया ना, बिल्कुल अलग कर दिया हमने। तो ये जो इसके ऊपर चार्ज था वो तो वैसे ही रहेगा, और इसके ऊपर जो -Q था वो भी वैसे ही रहेगा। ये तो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं से तो कनेक्ट किया नहीं है। तो ये कहीं नहीं जाने वाला चार्ज इसके ऊपर, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसके ऊपर प्लस सिग्मा, कुछ डेंसिटी होगी, क्योंकि चार्ज तो ऐसे फैला होता है ना इसके अंदर ऐसे, और ये नेगेटिव ऐसा फैला होता है, तो ये माइनस सिग्मा, ठीक। तो अब वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनके बीच में वो कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जब हम ये देखते हैं कि जब कैपेसिटर को हमने बैटरी से हटा दिया तो इसके ऊपर चार्ज तो कुछ कहीं जाने वाला है नहीं, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज उतना रहेगा, और एरिया कुछ ना कुछ इसका है, एरिया तो एरिया भी उतना ही रहेगा।
प्लेट को तो हमने चेंज नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, यही तो होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसमें बोल सकते हो कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स सेम, क्योंकि कहीं जाने का रास्ता ही नहीं ना उसके पास, कहां जाएगा वो चार्ज, जब आप हटा लोगे बैटरी से तो चार्ज कहीं नहीं जाने वाला एक बार आ गया तो। ठीक, तो जब चार्ज ही सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो रिमेन सेम। ठीक, तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं होने वाली, वो सेम रहेगी। बी पार्ट देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, सी क्या होता है, सी हमारा, अच्छा देखो पहले सी कितना था, पहले सी यहां पे मान लेते हैं C1 कुछ हो जाएगा नया कैपेसिटेंस, तो पुराना वाला कैपेसिटेंस कितना था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, और C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा ए, एरिया तो उतना ही है, बस डिस्टेंस डबल कर दिया ना आपने, तो यहां पे हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। तो देखो अब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम लिख सकते हैं सी, तो ये हो जाएगा C/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी किसके बराबर है, सी के बराबर, तो ये इसको लिख देंगे हम C/2। तो नया कैपेसिटेंस जो भी होगा वो पुराने कैपेसिटेंस का आधा हो जाएगा C/2। तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस विल बी हाफ्ड, कैपेसिटेंस विल बी हाफ्ड। ठीक है, आधी हो जाएगी कैपेसिटेंस। अब सी पार्ट देख लेते हैं, तीसरा बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एनर्जी पे कितना फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। सी पार्ट में एनर्जी है, तो W एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला यही होता है ना, हाफ CV², या फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, Q² अपॉन 2C, Q² अपॉन 2C, क्योंकि यहां पे दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही है। अब देखो पहले पुराना देख लेते हैं, इस वाले पार्ट में, इस वाले कैपेसिटेंस में एनर्जी मान लेते हैं W1 स्टोर होगी कुछ, तो W1 इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, एक W ले लेते हैं, चलो पुराना ये इनिशियली एनर्जी जो स्टोर्ड थी कैपेसिटर के अंदर उसको W ले लेते हैं, तो ये W हो जाएगा इनिशियली जो एनर्जी स्टोर थी। ठीक, अब फाइनल एनर्जी जो हो जाएगी स्टोर, मान लेते हैं इसके अंदर W1 एनर्जी स्टोर हो गई, ऐसे मान लेते हैं, तो W1 क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला भी ये लग जाएगा Q²/2C1। अब देखो चार्ज तो सेम है ना दोनों में, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा Q, लेकिन C बदल जाएगा, C का C1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q² अपॉन 2C1 लिख सकते हैं इसको। अब C1 हमको पता है कि ये C/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q² अपॉन 2C1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे, सॉरी ये C आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये W1 आ जाएगा, C1 की जगह हमने C/2 रख दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये चीज क्या चीज है, ये Q²/2C क्या है, ये तो W है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं W1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W। ठीक, मतलब अब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी नए कैपेसिटर में, मतलब नए सिस्टम में, जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो डबल होगी किससे, पुराने वाली एनर्जी से, जब कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में D डिस्टेंस था। ठीक, तो नई एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल ऑफ पुरानी एनर्जी। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड विल बी डबल्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 37 देखते हैं। ये 2008 फॉरेन में पूछा गया है, 2009 दिल्ली में भी पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y
हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब दो कैपेसिटर हैं, ऐसे फिगर में दिया हुआ उसने, दोनों का एरिया सेम है और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो भी दोनों की सेम है। ठीक, अब आगे बोल रहा है x हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, x के बीच में हवा भरी है, while y कंटेन्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इसको k भी बोल सकते हो आप, ये k भी है, k और एप्सिलॉन आर दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग जगह पे हम यूज करते हैं थोड़ा। यहाँ पे इसने एप्सिलॉन आर ही दे दिया, कोई बात नहीं, हम उसको k ही बोलेंगे। ठीक है, k और एप्सिलॉन आर दोनों एक ही चीज है। इसको हम यूज करते थे ना उसमें कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम, वहां पे एप्सिलॉन आर लगाते थे। और यहाँ पे हम एक्चुअली ज्यादातर केस में कैपेसिटर में ज्यादातर ये k का यूज करते हैं। कोई बात नहीं, इसने कुछ भी दे दिया हो, अब ये मान के चलेंगे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक, तब बोल रहा है कि x के बीच में हवा भरी हुई है और y के बीच में ये भरा हुआ है मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। अब पहला पार्ट ये बोलता है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेरेड। मतलब हमें दोनों का कैपेसिटेंस निकालना है। तो ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, Cx कैपेसिटेंस ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और Cy को क्या लिख सकते हैं, Cy क्या हो जाएगा k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब देखो ये जो है एरिया तो सेम है ना दोनों में और d भी सेम है, तो Cx के अंदर हवा भरी हुई है तो Cx को हम सीधा ये लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट बाय d। लेकिन y के अंदर मीडियम भरा हुआ है तो k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो इसको लिख सकते हैं Cy इक्वल टू k Cx लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब Cy इक्वल टू k Cx, और k की वैल्यू हमको पता है 4 है, ये दे रखा है, तो 4 Cx हो जाएगा। ठीक, अब उसने बोला है कि दोनों का कैपेसिटेंस निकालना है इफ इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेरेड। अगर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है तो दोनों का कैपेसिटेंस निकालना है। तो ठीक है, ये दोनों तो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/Cx प्लस 1/Cy। ठीक, तो अब ये C इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड, तो हम लगा लेंगे 1/4 माइक्रो इक्वल टू 1/Cx प्लस 1/, अब ये हमें दिया हुआ है y, Cy की जगह हम 4Cx रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 4Cx हो जाएगा ये। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4Cx और इधर आ जाएगा 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5/4Cx। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1/4 माइक्रो इक्वल टू 5/, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं 4Cx, तो 4 से तो 4 कट गया, तो Cx कितना आ जाएगा, Cx आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो हमने Cx निकाल दिया, और Cy कितना आ जाएगा, Cy आ जाएगा 4 टाइम्स Cx, तो 4 टाइम्स Cx मतलब 20 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो दोनों कैपेसिटेंस हमने निकाल दिए। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ये बी पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स x एंड y। मतलब x के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है Vx, और y के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, Vy ले लेते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, इनके ऊपर चार्ज निकालते हैं, तो उससे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो चार्ज निकालने के लिए पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो बी पार्ट में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम पहले इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ एक सर्किट बना लेते हैं। बैटरी कितनी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये देखो वही प्लस माइनस है, बैटरी का सिंबल नहीं बनाया, तो हम ये समझ लेंगे जब प्लस माइनस का ये मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे,
तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का कैसे क्रिएट किया होगा? बैटरी लगाई होगी 12 वोल्ट की, ठीक है, लिखा भी हुआ 12 वोल्ट। तो बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की और हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। और सी इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ था? ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4 माइक्रोफेरेड। तो ये 4 माइक्रोफेरेड है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा ये तो निकाल सकते हैं हम। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन V, यही तो बोलेंगे ना। इस पे मान लेते हैं Q चार्ज है, इस पे माइनस Q है, तो Q बाय V। तो अब ये Q कितना होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट है 4 माइक्रोफेरेड इंटू V, 4 माइक्रो इंटू V कितना है? 12। ये 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो Q आ गया हमारा। अब यही Q दोनों के ऊपर होगा क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। हमने पढ़ा है कि जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो उनके ऊपर चार्ज सेम होता है और उतना ही होता है जितना C इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। तो सबके ऊपर चार्ज सेम आएगा, चाहे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो, चाहे X हो, चाहे Y हो। सीरीज में जितने लगे होते हैं सबके ऊपर चार्ज बराबर आता है। तो X वाले के ऊपर भी चार्ज सेम होगा, तो इसके ऊपर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे चार्ज सेम होगा Q माइनस Q, और यहाँ पे भी Q और माइनस Q। अब इसके ऊपर हम इक्वेशन लगाते हैं Cx इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो यही इक्वेशन हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये सेम इक्वेशन x के ऊपर लगाते हैं तो क्या आएगा बताओ? Cx इक्वल टू Q अपॉन Vx। तो Q तो सेम है, वो हमें पता ही है 48, और Cx हम निकाल चुके हैं, कितना है? Cx की वैल्यू थी 5 माइक्रोफेरेड, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो इक्वल टू 48 माइक्रो अपॉन Vx। तो यहां से माइक्रो तो कट गया, तो Vx आ जाएगा हमारा, Vx इक्वल टू x, ऐसा लिख लेते हैं। Vx कितना आ जाएगा? Vx इक्वल टू 9.6 वोल्ट। तो Vx आ गया 9.6 वोल्ट। अब सेम इक्वेशन हम y के अक्रॉस भी लगा देंगे, तो Cy इक्वल टू Q अपॉन Vy, ये हो जाएगा। अब ये कितना रख देते हैं इसमें, ये Cy कितना था? 20 माइक्रोफेरेड आया था वो, 20 माइक्रो इक्वल टू, ये तो 48 ही रहेगा, 48 माइक्रो अपॉन Vy। तो यहां से Vy आ जाएगा हमारा, ये कैलकुलेट कर लेंगे, 2.4 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा, ठीक। Vx और Vy दोनों निकाल लिए। अब देख लेते हैं C पार्ट में क्या बोल रहा है वो। तो B पार्ट हो गया हमारा। C पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। तो दोनों कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है, C पार्ट में। तो Wx कितना होगा? Wx को ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, इसीलिए थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए निकालना, ठीक। Q स्क्वायर अपॉन 2CX। वैसे आप तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस ये है कि इससे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक। तो Wx ये हो गया, और Wy कितना हो जाएगा? Wy Q स्क्वायर अपॉन 2CY। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, Wx अपॉन Wy इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2CX, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन 2CY, ये हो जाएगा, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, Q से तो Q स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा CY अपॉन CX। अब CY कितना था? 20 माइक्रोफेरेड था, और CX था 4 माइक्रोफेरेड। तो ये कितना आ गया? ये तो 5 आ गया, सॉरी 4 नहीं था, 5 था वो, देख लेते हैं एक बार। CX था 5, हाँ 5 था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, माइक्रो कट गया, 5 से 20 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। तो रेशियो आ जाएगा Wx अपॉन Wy का 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 38 देखते हैं। ये कंपार्टमेंट दिल्ली में पूछा गया है 2013 में। इसमें बोल रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस
C1 and C2 such that C1 equal to 3 C2 are connected across a battery of V volts as shown in the figure। मतलब ऐसे फिगर दी हुई है, C1 C2 ये पैरेलल में जोड़ रखे हैं और इसके साथ एक बैटरी जोड़ रखी है और एक यहाँ पे की भी है, इसको की बोलते हैं। ये की का मतलब हुआ कि इसको हम क्लोज कर देंगे तो की, इस की का मतलब अगर की को क्लोज किया तो सर्किट जुड़ जाता है, तारें जुड़ जाती हैं दोनों। ठीक है, अब ये तार थोड़ी ओपन सी लग रही है ना, ये की क्लोज करने का मतलब ये होता है कि तारें जोड़ दी आपने, मतलब बैटरी आ गई इस सर्किट में। अब की को ओपन कर दिया तो तारें काट दी। ठीक है, की क्लोज करने का मतलब हुआ कि तारें जोड़ दी, ये वाली तार और ये वाली तार दोनों जोड़ दी। और की ये जो की है इसको ओपन कर देंगे तो ये दोनों तारें अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, ये कहने का मतलब है, ये की का मतलब ये होता है। तो आगे ये बोल रहा है इनिशियली द की इज केप्ट क्लोज्ड टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर। मतलब की को हमने क्लोज कर रखा है, मतलब तारें जोड़ रखी हैं, सारी तारें जुड़ी हुई हैं, तो ये बैटरी इसके सर्किट में आ जाएगी और इसको चार्ज वगैरह दोनों को चार्ज कर देगी, कुछ ना कुछ चार्ज आ ही जाएगा। ठीक, तो ऐसा बोल रहा हो। अब बोल रहा है कि द की इज नाउ थ्रोन ओपन। अब ये ओपन कर दिया, मतलब ये बैटरी हटाई दी। की ओपन करने का मतलब हुआ कि अब बैटरी सर्किट में नहीं है, बैटरी का कोई रोल नहीं है, बैटरी का रोल खत्म। ठीक, ये आ गया। बोल रहा है कि थ्रोन ओपन एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is inserted in the two capacitors to completely fill the gap between the plates। अब क्या किया, जब हमने की को ओपन कर दिया और बैटरी का रोल खत्म हो गया, दोनों कैपेसिटर्स के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है। ठीक, इंसर्टेड इनटू टू कैपेसिटर्स टू कंप्लीटली फिल द गैप बिटवीन द प्लेट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब निकालना रेशियो, पहला पार्ट है द नेट कैपेसिटेंस और दूसरा पार्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। और ये लिखा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब बिफोर, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले नेट कैपेसिटेंस क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, उन दोनों का रेशियो निकालना है। ऐसे ही एनर्जी का भी निकालना है रेशियो, जो इस पूरे कॉम्बिनेशन में स्टोर होगी। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जो एनर्जी स्टोर्ड होगी और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसका रेशियो निकालना है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हम पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, तो पहले तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए और कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो फिर कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसको बोल देंगे सी इक्विवेलेंट, क्या बोलें इसको, सी इक्विवेलेंट 1 बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में ना, तो सीधे ऐड कर देंगे। तो C1 कितना है, C1 दे रखा है 3C2। ठीक, तो 3C2 ऐसे लिख देते हैं, 3C2 प्लस C2, तो ये तो हो गया 4C2। ठीक, अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमें दोबारा से वो निकालना पड़ेगा, क्या, सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या हो जाएगा इसमें भी, अब जो हो जाएगा, अब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा KC1 और इसका भी नया कैपेसिटेंस हो जाएगा KC2। तो अब C इक्विवेलेंट हम बोल देंगे, चलो 2 हो गया, इक्वल टू KC1 प्लस KC2, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब ये C1 की वैल्यू तो उतनी है ना, कितनी, 3C2, तो ये लिख देंगे हम 3KC2 प्लस KC2, तो ये कितना आ गया 4KC2। ठीक, अब रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालना है ना, तो C इक्विवेलेंट 1 अपॉन, एक मिनट यहां लिख लेते हैं, C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 2 कितना आ जाएगा 4C2 अपॉन 4KC2। तो ये देखो 4C2 तो कट जाएगा, तो कितना आ गया 1 अपॉन K। तो 1 अपॉन K आ गया रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
और नेट कैपेसिटेंस एक ही बात है। बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि वही निकालना है हमको, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, उसका रेशियो निकालना है डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। तो कर लेते हैं इसको भी। ठीक, सेकंड पार्ट में डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये एक बैटरी है, ऐसे ये बैटरी ऐसे जोड़ रखी है, ठीक है। की तो यहाँ पे क्लोज कर रखा है, देखो की को हम ऐसे ही बनाते हैं कभी कभी, ये, और ये अभी क्लोज्ड है। ठीक, वो इसका सिंबल ये भी होता है, वैसे तो जो बना रखा है वो भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लग जाएगा, दिख जाएगा कि ये की होती है, इसको ओपन कर देते हैं, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब इसको बंद कर दिया तो तार जुड़ गई ना, और ओपन कर देंगे तो तार कट जाएगी, तो फिर इसका रोल खत्म हो जाएगा अगर इसको ओपन कर देंगे। ये क्लोज्ड है अभी। तो पहला वाला सर्किट ले रहे हैं जिसमें कि ये क्लोज कर रखा है। अब इसमें C इक्विवेलेंट 1 है, ठीक, और कुछ बैटरी है और उस पर कुछ चार्ज होगा Q, और इस पर कुछ होगा -Q। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कितनी एनर्जी स्टोर होगी। W ले लेते हैं, W1 ऐसे लिख लेते हैं। चलो, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना हो जाएगा, W1 ले लेते हैं। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ CV² या Q²/2C, Q²/2C लगा लेते हैं, Q²/2C इक्विवेलेंट 1। ठीक, अब आफ्टर इंट्रोडक्शन उसका भी सर्किट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट आफ्टर इंट्रोडक्शन का। ये तो ओपन कर दिया ना हमने, फिर तो बैटरी का रोल ही खत्म हो जाएगा। आफ्टर इंट्रोडक्शन मतलब इसमें ही देखो, ये बोल रहा है ना, पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले की क्लोज थी, की क्लोज कर रखा था डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, तो बैटरी आ जाएगी कुछ इस सर्किट में। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला उससे पहले हमने की को कर दिया ओपन, मतलब इस बैटरी का रोल खत्म। ठीक, तो सर्किट हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा, बस एक कैपेसिटर, जो ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें हम डाल देंगे। ऐसे समझ लो कि हमने बैटरी हटा दी, अब C इक्विवेलेंट और इसके अंदर भर दिया डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर तो डाइलेक्ट्रिक क्या भरा, मतलब हमने दोनों कैपेसिटर C1 और C2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो नया जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट 2, यही हो जाएगा ना, और बैटरी हमने हटा रखी है। तो लेकिन जो चार्ज होगा इसके ऊपर आया होगा C इक्विवेलेंट 1 पे। देखो, इस पे जब हमने की को बंद किया और बैटरी लगा रखी है तो इस पे कुछ चार्ज आएगा। अब हमने की को ओपन कर दिया, मतलब बैटरी हटा दी, तो जो चार्ज इस पे आया होगा वही चार्ज उतना ही रहेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, चार्ज तो कहीं नहीं जाने वाला, तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, भले ही डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे निकालो, चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक, तो C इक्विवेलेंट 2 भले ही बदल जाए लेकिन चार्ज नहीं बदलने वाला, क्योंकि चार्ज जाने की कोई जगह ही नहीं है। आपने तो ये सर्किट ही ओपन कर दिया, बैटरी हटा दी। ठीक, तो इस केस में आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू Q², चार्ज तो सेम रहेगा ना, Q²/2C इक्विवेलेंट 2। ठीक, अब इनका रेशियो निकालना है हमको, और कुछ नहीं करना। W1/W2 निकाल लेते हैं, W1/W2 ये कितना हो जाएगा, Q²/2C इक्विवेलेंट 1। एक मिनट, इसको ठीक से लिख लेते हैं, Q इक्विवेलेंट 1 और डिवाइड बाय W2, ये Q² और 2C इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, इक्विवेलेंट 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो Q² तो कट गया और 2 भी कट गया, ये कितना आ गया, Q इक्विवेलेंट 2 अपॉन C इक्विवेलेंट 2 अपॉन C इक्विवेलेंट 1। अब C इक्विवेलेंट 2 कितना है, कितना आया था, ये C इक्विवेलेंट 2 आया था 4KC2 और C इक्विवेलेंट 1 आया था 4C2। ठीक, तो ये आ जाएगा 4KC2 अपॉन 4C2, तो 4 4 कट गया
और C2 भी कट गया, तो K आ गया। तो जो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो होगा डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, वो होगा K। ठीक, तो ये हमने देख लिया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर। हाँ, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 39 देखते हैं। ये 2011 दिल्ली में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ईच ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। ऐसे फिगर दी हुई है, C1 C2 ये बैटरी के साथ ऐसे जोड़ रखे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही है, बस यहाँ पे उसमें उस क्वेश्चन में यहाँ पे की थी, अब यहाँ पे की है। देखो ये की ऐसे बना रखे इस बार, ठीक है। तो एक ही बात है, वो ऐसे ऐसी वाली की बनाओ, ठीक है, या इसकी जगह ऐसे बना दो, ये एक ही चीज है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब बोल रहा है कि इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, पहले S को क्लोज किया हुआ है, S बंद है पहले से ही, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक slabs of dielectric constant K equal to 5 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitor। वैसा ही क्वेश्चन है तकरीबन, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें एक चीज ये चेंज हो गई है कि पहले यहाँ पे थी इस वाले पोर्शन में, अब की यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही होगा। तो बोल रहा है कि पहले की क्लोज्ड है, तो की क्लोज्ड है तो ये बैटरी के साथ जुड़े होंगे, तो कुछ होगा, इन पे चार्ज हो जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो अब बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद इस की को ओपन कर दिया, ओपन करके डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दोनों के अंदर भर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में भरा था, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ विल द, अब इसके भी पार्ट्स हैं, हाउ विल द चार्ज, इनके चार्ज पे, इन दोनों के ऊपर चार्ज पे, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो कर लेते हैं इसको। तो शुरू में क्या बोल रहा है कि जो की है हमारी वो क्लोज्ड हो रखी है, ठीक है, तो दोनों तारों को जोड़ रखा है। तो अब पहले पार्ट में हमको निकालना है चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और वही डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, दोनों चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कितना होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो इन C1 C2 के ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज आएगा, ठीक है। और वो कैसे आएगा वो देखो हम बताते हैं। देख, यहां पे बैटरी जोड़ रखी है, तो अब दोनों पैरेलल में है। अब हमें ये पता है कि दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 5 वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस, इस C1 के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करेगी, और इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि पैरेलल में जोड़ रखे हैं, ठीक। तो फिर अब ये बोल सकते हैं कि जो इसके अक्रॉस, इक्वेशन लगा लेते हैं। तो C1 इक्वल टू, ये हो जाएगा C इक्वल टू Q बाई V होता है ना, इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं Q1 और ये माइनस Q1 हो जाएगा, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि Q2 और ये माइनस Q2, ठीक। तो हम बोल सकते हैं C1 इक्वल टू Q1 अपॉन 5, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 ही रहेगा ना, जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो दोनों अक्रॉस सेम करेगी। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 तो 10 माइक्रो कूलम। सेम इक्वेशन हम C2 के लिए लगा लेंगे, Q2 अपॉन ये कितना है, उसके अक्रॉस भी 5 है, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू भी और C2 भी उतना ही है, C1 और C2 बराबर ही है 2 माइक्रोफेरेड, तो ये भी 10 माइक्रो कूलम भी आ जाएगा। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जब स्विच बंद था तो दोनों के ऊपर चार्ज Q1 Q2 सेम ही आ रहा है 10 माइक्रो कूलम। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद और उससे पहले, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इसने की को ओपन कर दिया। अब इसने की को अगर ओपन करेगा, या हम यहां से भी ओपन कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर ये की को ओपन कर देता है और इसके बाद क्या होगा, ये तो सर्किट से हट गया और यही रह गया, बस बैटरी जो है इसके साथ ही कनेक्टेड है और ये सर्किट से हट चुका है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है C2, ये इसका कोई रोल नहीं है अब इस सर्किट के साथ, ये तो अलग हो गया, ठीक। जब हमने तार ही हटा दी, यहां से तार काट दी, तो C2 के ऊपर जो चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला।
क्योंकि अब ये सर्किट से अलग हो गया। ठीक, तो C2 के ऊपर चार्ज विल रिमेन सेम। ठीक, अगर आप ये डाइलेक्ट्रिक भी डाल देते हो तो देखो चार्ज ऑन C2, एक मिनट ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसे लिख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि आफ्टर इंट्रोडक्शन, की को पहले ओपन किया और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो चार्ज पे कितना फर्क पड़ेगा। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाएगा बताओ। हमने क्या किया, की को हटा दिया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला, ऐसा ही वो बोल रहा है। आफ्टर सम टाइम एस इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के इतना है और वो फिल कर दिया दोनों के अंदर। तो C2, चार्ज ऑन C2 विल रिमेन सेम, चार्ज ऑन C2 विल रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि वो तो सर्किट से अलग हो गया। अब चाहे आप उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दो चाहे कुछ कर दो, उसके चार्ज को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, भले ही अलग बात है कि उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा लेकिन चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक, और अब ये इसमें देखते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या होगा, ये तो अभी भी बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 ही रहेगा। तो अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे C1 के अंदर तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, KC1 हो जाएगा। तो अब हम सेम इक्वेशन लगा लेंगे, KC1 इक्वल टू Q1 डैश ले लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जब हमने की को ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो Q1 डैश ले लेते हैं कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, Q1 डैश अपॉन क्या हो जाएगा ये 5, क्योंकि अभी भी बैटरी लगी हुई है तो इसके अक्रॉस तो 5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, C1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, K कितना है 5, तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 50 हो जाएगा ये, तो 50 माइक्रो कूलम, ये तो चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो ये ऐसे बोल देंगे चार्ज ऑन C2 इंक्रीजेस, चार्ज ऑन C1 इंक्रीजेस, ऐसे होगा। ठीक है, यही पूछा ना उसने कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो चार्ज C1 के ऊपर बढ़ गया, ठीक, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, और C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सर्किट से अलग हो गया, उसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, ए पार्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। बी पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है ये। बी पार्ट में ये पूछ रहा है कि पहले तो इसने पूछा कि चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमने देख लिया कि चार्ज C2 पे सेम रहेगा और C1 पे बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वो निकाल लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि जब ये बंद था, की क्लोज था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वो तो बैटरी प्रोड्यूस कर रही थी ना, बैटरी लगी हुई थी दोनों के अक्रॉस पैरेलल में। हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जितना बैटरी का है, तो बैटरी का कितना था 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ, एक मिनट ये कौन सा है, तो देख लेते हैं इसमें, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों के अक्रॉस, वो कितना था 5 वोल्ट ही था ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए थे और बैटरी उसके अक्रॉस लगी हुई थी दोनों के अक्रॉस, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो उतना ही होगा जितने वोल्ट की बैटरी है। तो ये V1 इक्वल टू 5 वोल्ट और V2 इक्वल टू 5 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस और वो भी 5 वोल्ट का। ठीक है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब
कितना होगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये कितना होगा देख लेते हैं। चलो, जब हमने अब क्या किया, हमने पहले की को ओपन कर दिया, ये तार हट गई, तो ये तो सर्किट से हट ही गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालना है। जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पहले तार को ओपन किया, पहले की को ओपन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक भरा, और इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भरा, लेकिन ये तो बैटरी से चिपका हुआ है। ठीक, अब देखो C1 तो बैटरी से लगा हुआ है, तो इसके अंदर कितना भी डाइलेक्ट्रिक भर दो, भले उसका C चेंज हो जाएगा, लेकिन बैटरी तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी ना, जितना उसका वोल्टेज है बैटरी का। तो बैटरी C1 के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि C1 तो बैटरी से ही जुड़ा हुआ है। ये अकेला कैपेसिटर अब तो अकेला रह गया, ये C1 अकेला ही 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 वोल्ट ही रहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल, इसमें हमने क्या देखा था, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 विल रिमेन सेम। ठीक है, विल रिमेन सेम। क्यों रहेगा सेम? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। वो बैटरी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस क्रिएट हो जाएगा। अब C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं कितना होगा। C2 तो हमने ये अलग कर दिया कि हमने ओपन कर दिया, तो ये तो सर्किट से अलग हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा, वो तो हमने देख लिया, चार्ज सेम रहेगा ना इस पे C2 के ऊपर, लेकिन क्या इसकी कैपेसिटेंस सेम रहेगी? नहीं, चेंज हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस हो जाएगी, नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ C2 विल बिकम, ऐसे ले लेते हैं, C2 डैश इक्वल टू K टाइम्स C2। तो ये कितना, K की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू C2, 2 माइक्रो, तो ये 10 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर हो गया। ठीक, अब ये C2 कैपेसिटेंस इसकी बदल गई, लेकिन इसके ऊपर चार्ज उतना ही है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर C2 कितना होगा? इक्वेशन लगा लेते हैं, C2 डैश इक्वल टू Q2, सॉरी Q तो उतना ही है ना, Q हमने जो लिया था, Q2 जो भी था, Q2 तो सेम रहेगा, Q2 अपॉन V2। अब V2 ले लेते हैं, ठीक, V2 डैश ले लेते हैं। चलो, तो V2 डैश नया वोल्टेज, नया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 हो जाएगा आपका Q2 अपॉन C2 डैश। और Q2 कितना निकाला था हमने? Q2 निकाला था 10 माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा ना उसके ऊपर, वो तो सर्किट से अलग हो गया। तो 10 माइक्रो अपॉन C2 डैश कितना हो जाएगा? C2 डैश बढ़ जाएगा क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो कितना हो गया 10 माइक्रो। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट हो गया इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, सॉरी 1 वोल्ट हो गया ये C2 के अक्रॉस 1 वोल्ट, मतलब कम हो गया। और C1 के अक्रॉस तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसे लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या हो जाएगा, अक्रॉस C2 विल डिक्रीज हो जाएगा। पहले 5 वोल्ट का था, अब क्या हो गया, अब हो जाएगा ये कम हो गया 1 वोल्ट का। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया। तो हमने ये देख लिया, जो पूछा गया था वो सब हमने देख लिया कि चार्ज क्या होगा दोनों के ऊपर बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये जो भी था, और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो चार्ज भी देख लिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे खत्म, और क्विज 2.14 आपके लिए, आप इसे करिए, और इसका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये दिल्ली में पूछा गया है 2015 में,
इसमें दो पार्ट हैं। तो पहला ये बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग गिवन बिलो कॉम्बिनेशन, इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटेंस हैं, कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, तो C1 C2 C3 C4 C5 सब बराबर हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C5 इक्वल टू C मान लेते हैं सबको, ठीक है, C मान लिया हमने, और सबकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, ये दे रखी है। अब बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है कौन से कैपेसिटर सीरीज में या कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम देखो इसका एक तरीका है, जब ऐसा कुछ लगा रखा हो ना, तारे लगा रखी हो कुछ अजीब सा, देखो ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में एक तार आ गई, और पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि ये तो पैरेलल में आपस में जुड़े रहते हैं ना, ये एक यहाँ से जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है पता नहीं, कहाँ से जुड़ा है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है कुछ। तो इसको सिंपल बनाने का एक तरीका है, वो देख लेते हैं। सिंपल कैसे बनाएं, पहले हम ये ए पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना APRSTB ये लिख लेते हैं। चलो ए यहां पर हो गया, ठीक, और उसके बाद एक P लिख लेते हैं, P हो गया यहाँ पे, फिर हो जाएगा ये R लिख लेते हैं, यहाँ पे R हो गया, एक मिनट, यहाँ पे R लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं S, और फिर ये लिख लेते हैं T, और उसके बाद B लिख लेते हैं, ठीक, ऐसे लिख लिया हमने सारे पॉइंट्स। अब देखते हैं कि ये जो C1 कैपेसिटर है इसकी प्लेट किस किस पॉइंट से जुड़ी हुई है। एक प्लेट इसकी A से जुड़ रही है, एक प्लेट P से जुड़ रही है, तो हम एक तो ये बना देंगे, ये तो सीधा ही बन गया, चलो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जो जैसा दिख रहा है वो तो वैसे ही है। अब C2 की प्लेट किससे जुड़ रही है, C2 की प्लेट एक P से जुड़ रही है और एक जुड़ रही है R से, तो ये भी बना लेते हैं, ये भी बन जाएगा ऐसे, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब ये C3 की प्लेट जुड़ रही है एक R से और एक S से, सिंपल, तो ये भी हो गया ऐसा, C3 हो गया, C1 C2 C3, ठीक। अब C4 की एक प्लेट जुड़ रही है S से और दूसरी जुड़ रही है T से, और दूसरी एक्चुअली T और R एक ही पॉइंट है, पॉइंट का मतलब पोटेंशियल, क्योंकि ये एक ही कंडक्टर है ना, तार है, ऐसे बोला जाता है एक तार के ऊपर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका मतलब T और R एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब यहां से मैं T को हटा भी दूंगा ना तब भी कोई टेंशन नहीं है। मतलब क्या समझे कि जो पोटेंशियल T का है वही पोटेंशियल R का है, तो मैं यहाँ पे T, R भी लिख सकता हूँ, T, R। तो ये जो C4 जुड़ा हुआ है ये S और T के बीच में है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि C4 जुड़ा हुआ है S और R के बीच में, क्योंकि R और T का पोटेंशियल सेम है। R और T का पोटेंशियल सेम होने से आप बोल सकते हो C4 जुड़ा हुआ है S और R के बीच में, तो उसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये C4, क्योंकि T और R को हमने एक ही साथ लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि T और R एक तार से जुड़े हुए हैं और बीच में कुछ नहीं है ना, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो R और T का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक। तो यहां आ जाएगा C4, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं C5 किसके बीच में जुड़ा हुआ है, C5 तो यहां जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये आपको दोबारा बताता हूं, थोड़ा हमने मिस कर दिया। ये जो P और S है, अरे ये भी तो एक ही पॉइंट है, पॉइंट मतलब एक ही पोटेंशियल है, तो यहां पे हम S भी लिखेंगे और कॉमा P भी लिखेंगे, S और P एक ही पॉइंट है, ठीक। तो हाँ, वो हमने मिस कर दिया था, उसको दोबारा कर लेते हैं। S और P एक ही पॉइंट है, तो C2 किसके बीच में जुड़ा हुआ है, P और R के बीच में, तो ये हो गया R और T एक ही पॉइंट है, ठीक। तो अब ये जो C3 जुड़ा हुआ है किसके बीच में जुड़ा हुआ है, R और S के बीच में, R और S के बीच में, ये हो गया, या R और S, तो S और P तो ये रहा, ऐसे लिख देंगे, R और S के बीच में ऐसे जुड़ा हुआ है ये C3, ठीक, C3 ऐसे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं C4 किसके बीच में जुड़ा हुआ है,
R और C4 जुड़ा हुआ है वैसे तो S और T के बीच में, लेकिन हम बोल सकते हैं S और R के बीच में जुड़ा होगा, क्योंकि R और T एक ही पॉइंट है, R और T एक ही पॉइंट है, तो C4 जुड़ा होगा S और R के बीच में, S और R के ऐसे, ये C4 ठीक ऐसे जुड़ा हुआ है ये। अब उसके बाद जो C5 है, C5 किसके बीच में जुड़ा है? T और B के बीच में। ये तो चलो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये B को इतना दूर यहां बना लेते पास में, यहां पे B। ठीक, ये बात आपको समझ में आई ना कि हमने P और S को एक ही जगह लिख दिया। क्यों लिख दिया? ये देखो, ये तरीका होता है बनाने का। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है ना, तो उसको हमको सिंपल बनाना होता है। तो सिंपल बनाने के लिए ऐसे करने होते हैं कि जो जो पॉइंट के पोटेंशियल सेम है उसको साथ में लिख लो, और उसके बाद फिर कैपेसिटेंस देख लेते हैं कि किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है। तो P और S का पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए एक ही पॉइंट पे जोड़ दिया, एक ही पॉइंट पे लिख दिया। और R और T का पोटेंशियल सेम है, इसीलिए इसको भी एक ही पॉइंट पे लिख दिया। ठीक है, सेम पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि ये एक ही तार से जुड़े हुए हैं और बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एक ही तार है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई कैपेसिटर नहीं लगा रखा या कोई दूसरी चीज नहीं लगा रखी, ठीक है, कोई बैटरी वगैरह नहीं है, सिंपल एक तार है, तो पूरी तार पे पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए P और S को साथ में लिख दिया। ऐसे ही R और T के रास्ते में कोई नहीं है, तो R का पोटेंशियल T के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रास्ते में, तो ऐसे लिख लिया। अब हमने देखा कि C2 P और R के बीच में जुड़ा हुआ है, तो P और R क्या, ये रहा। ठीक है, C3 किसके बीच में जुड़ा हुआ है? R और S के बीच में, तो R और S के बीच में ये रहा, C3 जोड़ दिया। और C4 जुड़ा हुआ है S और T के बीच में, तो S और T ये रहा। ठीक है, तो तीनों ये ऐसे जोड़ दिए और ये हमारा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा C5। तो ऐसे बना लिया हमने, ये बना लिया सिंपल सर्किट। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस, ये हो गया सिंपल, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज, यहां से पता चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो अब क्या बोलेंगे हम, इसका सिंपल सर्किट, इसका ऐसे बना लेते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है C1, ठीक है, और इसका हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 ले लेते हैं, और साथ में C5 जुड़ा हुआ है, सही है, ये हो गया, और ये है A और ये है B। तो अब C इक्विवेलेंट क्या है, इन तीनों का पैरेलल ये जुड़े हुए ना तीनों, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 1, ये तो सीधा जोड़ देंगे हम क्योंकि पैरेलल जुड़े हैं, C3 प्लस C4 सॉरी C2 प्लस C4, तो कितना हो गया, सब C के बराबर है, सारे C हैं, तो हो जाएगा 3C, और C की वैल्यू में पता है 2 माइक्रोफेरेड है, तो 6 माइक्रोफेरेड हो गया C इक्विवेलेंट 1 ये वाला। अब ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कैसे करेंगे, अब इस पे सीरीज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट 1 प्लस 1/C5। ठीक, तो इसको कर लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं 1/C इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू 1/C1 कितना है, वो तो 2 माइक्रोफेरेड ही है, ठीक है, प्लस 1/C इक्विवेलेंट कितना आया था, 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और प्लस 1/C5, ये था ना ऐसा, सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड ही तो है, ये C1 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफेरेड और C5 की भी 2 माइक्रोफेरेड, और C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया था इक्विवेलेंट 1 6 माइक्रोफेरेड, तो इनकी वैल्यू डाल देंगे और ये आ जाएगा 2 माइक्रो, और इसका हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, 1/2 माइक्रो कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइक्रो 2 प्लस 1/3, तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा इक्वल टू 1/2 माइक्रो, कितना हुआ ये हो जाएगा 7/3 हो गया। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, C इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6 माइक्रो/7 फेरेड। ठीक, ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहला पार्ट हो गया जो पूछा गया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में, तो हमने बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर हमको सीरीज और पैरेलल पता नहीं चल रहा तो हम पॉइंट्स की मदद से सिंपल सर्किट बनाएंगे पहले, उसके बाद सीरीज पैरेलल लगाएंगे, क्योंकि यहां से पता नहीं चल रहा ना। ठीक है,
तो अब ये दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि इफ डीसी सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। मतलब ये बोल रहा है कि 7 वोल्ट की ये जो हमने निकाला ना एक C इक्विवेलेंट 2 हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ, उसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो कितना चार्ज यहां से फ्लो करेगा, कितना चार्ज, ये चार्ज होता कहां से है, जाता कहां से है, बैटरी के अंदर से ही जाता है ना। बैटरी करती क्या है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, हमने पढ़ा था कि बैटरी एक्चुअली करती क्या है, यहां से चार्ज उठा के कहां जाता है चार्ज, ये यहां से चार्ज ऐसे फ्लो करके जाता तारों के अंदर से, और इस वाली प्लेट पे कुछ क्यू चार्ज आएगा, बैटरी के अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है, इस प्लेट से उठ के उस पे जाएगा, तो इस पे आ जाएगा क्यू चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, ठीक। तो वही पूछ रहा वो कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो जितना चार्ज इस प्लेट पे आएगा उतना ही तो फ्लो करेगा ना बैटरी से। तो वही देख लेते हैं, वो इक्वेशन लगा लेते हैं। तो देखो C इक्विवेलेंट टू इक्वल टू, ये इक्वेशन लगा सकते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q अपॉन V कितना है, 7 वोल्ट की बैटरी है ये, 7 वोल्ट की बैटरी, तो 7 आ जाएगा। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटू C इक्वलेंट कितना, ये 7 इंटू 6 माइक्रो बाय 7, अब ये 7 कट गया, तो कितना आ गया, 6 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज आएगा कैपेसिटर के ऊपर, ये C इक्विवेलेंट के ऊपर, जो कि उतना ही चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा, ठीक। तो Q इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, ये यही पूछा ना इसने, ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो ऐसे लिख लेंगे Q इज द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। मतलब सोर्स, एक्चुअली सोर्स ही देता है चार्ज, देता मतलब ट्रांसफर करता है इस वाली प्लेट से दूसरी वाली प्लेट पे। तो सोर्स के अंदर से कितना चार्ज फ्लो किया वही पूछ रहा है वो, कि कितना सोर्स से चार्ज पास हुआ वही बताना है। तो Q हो गया 6 माइक्रो कूलम, ठीक। अब एक और चीज पूछ रहा है उसमें कि एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल तरीके से। क्या होता है फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू, कितना होता है, W इक्वल टू कुछ भी लगा लो, हाफ CV² लगा लो, या चलो हाफ CV² लगा लेते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट 2 इंटू V², ठीक है। तो सबकी वैल्यू डाल देते हैं, C इक्विवेलेंट टू की कितनी वैल्यू है, 6 माइक्रो बाय 7 इंटू V कितना है, V 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक। अब कितना हो जाएगा, ये 2 से ये कट गया, 3 हो गया, ये 3 माइक्रो बाय 7 इंटू 49, तो 7 ये 49 से कट के 7 आ जाएगा, तो W आ जाएगा हमारा 21 माइक्रो जूल, ठीक। तो ये आ गई हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, जो भी है ये। तो इतनी ही एनर्जी इस पूरे के अंदर स्टोर होगी, क्योंकि इसी का तो इक्विवेलेंट बनाया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और यहां पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है।